Hello dear student, welcome to all of you in ACC कोचिंग सेंटर। हम लोग 11th एंट्रेंस की तैयारी के लिए प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स चला रहे हैं। बेटे आपको 11th एंट्रेंस में जो डिफरेंट पेपर्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और जो उनके एग्ज़ाम्स होंगे उसके बारे में, किस तरीके से उस एग्ज़ाम को देना है उसके बारे में, किस तरीके से हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्या टाइमिंग मैनेजमेंट होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, इफ़ यू डोंट मैनेज योर टाइम इन द एग्जामिनेशन, आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोसीड, it is impossible to compete with other ones. Being you are a good student, we are back. Why it is so? Because we have no proper planning. So those who have proper planning before your examination, they can do well. That's why it is necessary to follow the principle of competition, to follow the right way to compete the competition. एक proverb है यहाँ पे कि you ask the way who know the way. आप उसी से रास्ता पूछिए जिसे रास्ता मालूम हो। I mean, जो 11th एंट्रेंस की प्रॉपर तैयारी कराते हैं, जो 11th एंट्रेंस की कोचिंग करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जो एक्सेल टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनसे ही आप अपना मशवरा लें और रास्ता पूछें। जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही है वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी और उनकी बातों को फॉलो करेंगे और आप खुद टीचिंग स्टाइल से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब विदाउट डिले मैं डॉक्टर अब्दुल रब आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री किस लिए पढ़ाऊँगा? वैसे हम लोग बीटेक, आईआईटी, जेईई और नीट के लिए मेनली पढ़ाते हैं, बट आपको 11th एंट्रेंस के लिए हमने एक स्पेशल पैकेज तैयार किया है एंड दैट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक। आप एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज खोलते जाइए और उसे पढ़ते जाइए, उसी के क्वेश्चंस लगाते जाइए, हम आपको इस पे भी देते जाएंगे। तो बेटा आपको फॉलो करना है कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, आइए उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ, और तब मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल से स्टार्ट करूँगा जो 9th क्लास की बुक में है। यस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात इस 11th एंट्रेंस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो बेटा 11th एंट्रेंस का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 11th एंट्रेंस, ठीक है, ये एंट्रेंस पहली बात वो बच्चे देते हैं जो 10th अपीयरिंग या पास हो चुके हैं, और ये पेपर, ये जो एग्ज़ाम होता है वो किसके लिए होता है? फॉर व्हाट? पहला होता है 10+2 के एंट्रेंस के लिए। इसमें हम साइंस की अगर बात करें तो पीसीएम और पीसीबी, पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके लिए होता है ये एग्ज़ाम। और दूसरा एग्ज़ाम ये होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। किसके लिए बच्चों? डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, राइट। उसके बाद ये 10th एग्ज़ाम का जो मार्क्स है, जो मार्क्स कितने मार्क्स का होता है ये जानना हमें ज़रूरी है, एंड दिस इज़ ऑफ 100 मार्क्स। ओके, यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 25% है, यानी कि अगर आपका 25% इज़ द नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है। सपोज़ आपने एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 1 नंबर मिल गया, दूसरा क्वेश्चन गलत बना दिया आपने तो आपको इसमें से इस एक का 25% कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज 0.25। तो 2 क्वेश्चन जो एग्रीगेट आपने बनाया वो आएगा 0.75। क्लियर हो गया? अब आप एक चीज़ और देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दिए होते, आपने एक क्वेश्चन बनाया, आपके ये क्वेश्चन सही हो गए, 1 नंबर मिल गया, आपने दूसरा क्वेश्चन बनाया ही नहीं, आपने इसे वैकेंट छोड़ दिया, तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यहाँ पे आपको 1 नंबर पूरे मिल गए। तो अब ये 2 बच्चे हो गए, एक जिसने नेगेटिव टच किया और एक जिसने नहीं किया, तो किसका सिलेक्शन होना चाहिए? अगर उस कैटेगरी में आता है तो ऑब्वियसली इसका सिलेक्शन नहीं होगा और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम नेगेटिव क्वेश्चन करने से बचें। वेल, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे,
तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके लिए जो हमें बुक्स, जो सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, यानी सब्जेक्ट कह लीजिए सिलेबस, बेटा उसमें आता है मैथमेटिक्स, मैथ्स। ये हमारा 100 मार्क्स का है। कितने का है? 100 मार्क्स। ये मैथमेटिक्स जो होगा, सॉरी 30 मार्क्स का होगा। और इसी में आता है बेटे, देखते चलेंगे आप, साइंस। साइंस जिसको बोलेंगे, साइंस में 3 चीज़ें होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर फिजिक्स में 17 क्वेश्चन आ गए तो इसमें 16 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और फिर इसमें भी 17 ही आएंगे, ताकि ये सब मिलकर के 50 हो जाए। तो 50 क्वेश्चंस आपका साइंस से रहेगा, 50 क्वेश्चन आपका साइंस से आएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद आपका आता है इंडो इस्लामिक प्लस जीके, एनजीएस। ठीक है बेटा, ये 20 मार्क्स का होता है। क्लियर हो गया? आप जब सम अप करेंगे तो 30 एंड 20 50 एंड दिस 50 इट बिकम्स 100 मार्क्स। क्लियर हो गया? सर हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए? यस बेटे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फंडामेंटल बुक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है वो है 9th क्लास की बुक और 10th क्लास की बुक, मैथ और साइंस दोनों। मैथ के लिए 9th की बुक और साइंस भी 9th की, 10th के लिए मैथ की बुक और साइंस की बुक। क्लियर हो गया? ये है आपका सिलेबस। इंडो इस्लामिक जीके के लिए हमारा इंस्टीट्यूट आपको खुद ही प्रोवाइड करेगा जो नोट्स, उससे आप पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया? यस। तो ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के बच्चे का सिलेक्शन होता है और किस तरह के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। ये बिल्कुल इम्मैटर है कि एक बच्चा बहुत ही सीरियस है, जीनियस है, अच्छा मेरिटोरियस है और अच्छा स्कोर कर रहा है, बावजूद उसके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटा नो डाउट, बगैर टीचर के सपोर्ट, टीचर के गाइडेंस या अपने से बड़ों का सपोर्ट के बगैर आप आगे सरवाइव नहीं कर सकते। हमेशा अपने बड़ों से मशवरा लेना चाहिए, अपने टीचर से मशवरा लेना चाहिए और हमेशा वॉन्डरिंग रहना चाहिए कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उसका सही तरीका क्या है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि 2 बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा है वो और एक बहुत अच्छा नहीं है, वो ऑन एवरेज है, फिर भी उसका सिलेक्शन कैसे हो रहा है। जो बहुत अच्छा है उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पर, यहाँ पर हमारे 2 बच्चे हैं, एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने जा रहा है, 11th एंट्रेंस शुरू होने जा रहा है। अब आप देखें, ये देखिए आप बेटा, यहाँ पर हमारे एक वो बच्चा है जो मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ रहा है, एक वो बच्चा है जो अदर कोचिंग में है। दिस इज अदर कोचिंग एंड दिस इज ACC का बच्चा है। ध्यान से सुनिएगा, एक हमारे कोचिंग में है और एक दूसरे कोचिंग में है। अब इन्होंने एग्जाम देना शुरू किया। सी एवरीबॉडी प्लीज। जो अदर कोचिंग का बच्चा है, जाहिर सी बात है सारे बच्चे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो मैथ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, सारे बच्चे मैथ बनाएंगे। तो जो मोस्टली अदर कोचिंग्स के बच्चे होते हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि अदर कोचिंग में ऐसा नहीं होता, बताया गया होगा, मेरा मतलब वो है कि जिसको नॉलेज नहीं है, ये है मेरा मतलब। तो अगर वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करता है बेटा, तो वो ये सोचता है कि पहले मैथ हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते हैं। इस 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका जो ये एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 160 मिनट का होता है, 2 घंटे का होगा पूरे के पूरे। आपको पता है नियर अबाउट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स खर्च हो जाते हैं बच्चों के, 90 मिनट्स चले जाएंगे अगर 100% वो बना रहा है तो। उसके बाद बच्चा आपके पास देखिएगा, ये 120 ही मिनट होता है बेटा, 90 मिनट नहीं, हम थोड़ा कम ही कर देते हैं, चलो 80 कर देते हैं। 80 मिनट, 80 मिनट खा गया ये, या 60 ही मिनट खा लिया, 1 घंटे में बनाया, चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा पेपर करने चलेगा फिजिक्स। तो फिजिक्स वाला पोर्शन जब ये टच करेंगे तो इसमें 17 क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ सोचने वाली चीज़ें होती हैं। तो बाय द वे 17 क्वेश्चन को ये मान लो 20 मिनट्स में कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट कमज़ोर है, नो नॉट एट ऑल, इन्होंने इतना मिनट में बना लिया, 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, 20 मिनट में तो बनने वाला नहीं है, कम से कम 30 मिनट्स तो लग ही जाएगा। अब आ जाइए केमिस्ट्री, ये बनाना शुरू किए, 16 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से कर रहे हैं बाय द वे। तो केमिस्ट्री में अगर ये करते हैं, अगर देख देख के भी उतारते हैं तो नियर अबाउट 20 मिनट्स खत्म हो जाएगा। अब आपके पास बचा बायोलॉजी, उसके बाद बचा
इंडो इस्लामिक और जीके। ठीक है, गौर से समझिएगा। अब आप यहाँ जरा देखिए तो वक्त कितना आपके पास बचा, टाइम। ये आपके पास 110 मिनट यूज्ड हो चुके हैं, कंज्यूम्ड हो चुके हैं। आपने क्वेश्चन कितने बनाए जरा देख लें, देख लीजिए। 30 है और 7 6 13 है, तो 30 और ये 33। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ गए हमारे, यानी कि 63 क्वेश्चंस हैं। 63 क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, जबकि मैंने पूरा इसमें गलत भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चंस। यस, उसके बाद बाकी आपके पास 10 मिनट्स बचा। 10 मिनट्स में आप जल्दी जल्दी फिल करेंगे, बहुत तेज़ी से। हो सकता है गलत भी हो जाए, क्वेश्चन छूटेंगे भी आपके 10 मिनट्स में। 10 मिनट में हार्डली आप 10 क्वेश्चन बना पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। अब हमने इसमें गलती नहीं छाटी है, ठीक है। तो आपके ओवरऑल 73 आए और एग्जामिनेशन इज ओवर। अब यहाँ आ जाइए, मैंने अपने बच्चे को कहा कि नहीं, पहले आपको इंडो इस्लामिक और जीके बनाना है। वो बहुत मस्ती के साथ इंडो इस्लामिक और जीके का 15 क्वेश्चन मान लीजिए उसे आ रहा है, उसने बना डाला 15 मिनट में, सिर्फ टाइम सेव हो रहा है। फिर मैं उसे बोलता हूँ बेटा तुम बायो का सॉल्व करोगे। बायो में 17 क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चंस को उसको 20 मिनट्स में उसने निपटा दिया, क्योंकि नो कैलकुलेशन पढ़ना है और आंसर लगाना है। अब आ जाइए केमिस्ट्री में बोलता हूँ उसे बनाना। केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन ना के बराबर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने 16 क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए और ये 16 क्वेश्चंस घड़ी देख के 20 मिनट्स में आराम से बना लेगा, कोई इशू नहीं है। अब आप आ जाइए सीधे फिजिक्स में पहुंचते हैं, 17 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप 17 क्वेश्चन को नियर अबाउट 30 मिनट्स में आपने सॉल्व कर लिया। देखिएगा ध्यान से, ये हो गए आपके यहाँ पर। क्वेश्चन काउंट कीजिए, ये आपके कितना है 15, 30 और 20 कितना हो गया हमारा 50 और 70 और कितने बच गई है 15। तो मेरे ख्याल से 85 मिनट्स हो गए आपके यहाँ पर, ओवर हो गया। 85 मिनट्स में आपने कितने क्वेश्चन कर दिए ज़रा देख लीजिए। 5 और 7 12, ठीक है, 12 और 6 18, 18 और से 25 का ये 5 आ गया, 2 और 1 3 4 5 6 65 क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब आपके पास बचे कितने 35 मिनट्स। ध्यान से सुनिएगा, इस 35 मिनट्स में अपने स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि अब आप मैथ बनाया करो। बेटा अगर इस मैथ में उसने 35 मिनट में अगर 15 क्वेश्चन भी बनाता है तो इसका कितना हो गया वैल्यू 80 हो गया, इससे मोर देन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये एक स्ट्रैटेजी है, इसलिए आप जब भी एग्जाम देने की कोशिश करें तो बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। 11th एंट्रेंस में सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि आपका मैथ बहुत अच्छा है, इसलिए सिलेक्शन होगा कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कितना बनाए। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए, किसी भी क्वेश्चन में हमें उलझना नहीं है। तो अब हम जो भी एंट्रेंस लेंगे, जो भी आप टेस्ट दोगे, उसमें सबसे पहले आपको यही फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है बताइए, इंडो इस्लामिक और जीके, एंड देन उसके बाद आपको बायोलॉजी, देन उसके बाद केमिस्ट्री, एंड देन फिजिक्स, एंड लास्ट में मैथमेटिक्स। इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, तो बच्चों ये एक बेसिक फंडा था जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट टू कम्पीट द एग्जामिनेशन। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए और फिजिक्स के लिए भी। इसको मैं पहले बता दूँ, इवन मैथमेटिक्स में भी पूरा पढ़ना होता है। तो अब हम चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। अब मैं केमिस्ट्री का पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखा जाए ठीक है, आगे देखो बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 है, लेकिन हम इसे पहले पढ़ाते हैं बच्चों को। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये देखें आप। आइए हम डिस्कस करते हैं ये टर्म आया कहाँ से, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहाँ से आया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया, पूरी कायनात किस चीज़ की बनी है, मेड अप ऑफ, बताइए, एटम्स की बनी है। किसकी बनी है, मेड अप ऑफ मैटर्स, मैटर की बनी हुई है। आप जानते हो मैटर किसे कहते हैं बच्चों, यस सर, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई a space
जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। आप किसी चीज़ को यहाँ पे रख दें, उसके अंदर कुछ वजन हो और इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, दैट्स व्हाट इज मैटर। अब आप लाइट की बात करें, लाइट जब स्विच ऑन करते हैं तो पूरे कमरे में लाइट फैल जाती है, तो स्पेस तो ऑक्यूपाई किया बट इट हैज नो मास, रेस्ट मास, दैट्स वाई ये हमारा क्या है, मैटर नहीं है। लाइट मैटर नहीं है, एनर्जी मैटर नहीं है, साउंड मैटर नहीं है। आपके पेट में दर्द हुआ बहुत दूर तक, सर मेरे पेट में इतना एरिया में दर्द हो रहा है, ठीक है एरिया कवर किया बट इट हैज नो मास। आज मैं बहुत खुश हूं, ठीक, आप बहुत खुश हैं, इसको आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर मास नहीं होता। क्लियर हो गया, ध्यान से समझिएगा। अब इसी मैटर को, मेड अप ऑफ मैटर, इसी मैटर को केमिस्ट्री वाले ने क्या कहा पता है, सब्सटेंस का। क्या कहा बेटा, सब्सटेंस। सब्सटेंस भी उसी को कहा जाता है विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब ये सब्सटेंस केमिस्ट्री में आगे चल करके बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और एक को हम नाम देते हैं प्योर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, और एक को हम नाम देते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। एक का नाम है प्योर सब्सटेंस और एक का नाम है इम्प्योर सब्सटेंस। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। अब आप आ जाइए आगे। प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे सर, इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे? तो याद रखिए, जिस सब्सटेंस को बनाने के लिए उसके कंपोनेंट फिक्स हों, मतलब सर, मतलब ये कि आप ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर कहीं चले जाएं, हवा में चले जाएं, एक जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाएं, फिर भी उसका फार्मूला, उसका कंपोजिशन वही रहे, वक्त के साथ वो नहीं चेंज हो, उसके कंपोनेंट फिक्स हों, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। केमिस्ट्री कहती है। सर जैसे एग्जांपल बताइए, पहले एग्जांपल समझिए, पहले इसका एक डेफिनेशन जान लीजिए। प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं कि द सब्सटेंस हुज कंपोनेंट्स आर फिक्स्ड। क्या हो? फिक्स्ड हो। हुज कंपोनेंट्स आर फिक्स्ड, उनके नंबर फिक्स हों। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आप सभी लोग जानते हो। कोई पूछे आपसे कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलते हो O2। आप कभी गलती से नहीं कहते हो कि सर ये 2.5 होगा क्योंकि मेरे नानी के यहाँ का ऑक्सीजन बड़ा होता है, ऐसा नहीं कहते आप। ऐसा नहीं कहते कि जंगल का ऑक्सीजन कुछ बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत पेड़ पौधे होते हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला O2 ही होगा, चाहे आप कहीं चले जाएं। वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O ही होगा। नमक जो हम लोग खाते हैं उसका फॉर्मूला NaCl ही होगा, देयर इज नो एनी चेंजेस। तो ऐसे सब्सटेंस को, कॉपर का फॉर्मूला, आयरन का फॉर्मूला Fe, कॉपर का Cu ही होगा। तो इस तरह के सब्सटेंस को केमिस्ट्री क्या कहती है? प्योर सब्सटेंस। बट यहीं पर अगर इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में मैं आपसे जिक्र करूं, बात करूं, तो ऐसा सब्सटेंस हुज कंपोनेंट्स आर नॉट इन फिक्स्ड रेशियो या प्रोपोर्शन में ना हो। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल, समझते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है। देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा, इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चाय ज़्यादा पी जाती है। ये कप बना लिया मैंने, चाय ज़्यादा पी जाती है। गौर से समझिएगा, क्या एक कप चाय बनाने के लिए आप मुझे बता सकते हो कि मिल्क का अमाउंट फिक्स है, शुगर का अमाउंट फिक्स है, टी लीफ का अमाउंट, टी लीव्स का अमाउंट फिक्स है, और वाटर का अमाउंट फिक्स होगा? एक कप चाय अगर आपके यहाँ बनती है और मेरे यहाँ बनती है, तो क्या ज़रूरी है कि इसके अंदर मिल्क, शुगर वही पड़े जितना और लोगों के घर पड़ती है? नो सर। तो एक कप चाय बनाने के लिए इसका अमाउंट फिक्स नहीं है। एक गिलास शिकंजी मुझे बनानी है, पानी लिया एक गिलास, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 250 ml का गिलास है। अब इस 250 ml में कोई 100 ग्राम शुगर डालेगा, कोई 50 ग्राम शुगर डालेगा, कोई 150 ग्राम शुगर डालेगा, तो कोई फिक्स थोड़ी है। तो इससे जो शिकंजी बनकर तैयार हुई, ये नॉट इन फिक्स प्रोपोर्शन, नॉट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। आप पानी ले लो,
पानी में नमक मिला दो, आप पानी ले लो, पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा मिला दो, शुगर मिला दो, शिकंजी तैयार हो जाएगी, थोड़ा आइसक्रीम मिला दो, आइस मिला दो, बट इनके रेशियो फिक्स नहीं है। आपके कपड़े मेरे कपड़े सेम लेंथ के नहीं है, दिस इज इम्प्योर सब्सटेंस, केमिस्ट्री कहती है इम्प्योर। आपके घर का कंक्रीट सीमेंट जो बना है, जिससे आपके दीवारें आपके घर की बनी हैं, क्या उसमें जितना कंक्रीट एंड सीमेंट एक कमरे में लगा है, क्या जरूरी है कि इंडिया दुनिया के हर एक कमरे में उतनी ही लगे? नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि दुनिया के किसी कॉर्नर में चले जाएं, एक ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं उसके एक मॉलिक्यूल में हमेशा O2 होगा। अगर बेटा गलती से वो O2.5 हो गया तो इंसान मर सकता है, उससे बीमारी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी दुनिया की चीजें जिनके बनाने के लिए उनका रेशियो फिक्स नहीं हो, उसे हम इम्प्योर बोलेंगे। और इसी इम्प्योर सब्सटेंस का एक दूसरा नाम है, इसी इम्प्योर सब्सटेंस को बेटा, दिस इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इन केमिस्ट्री, एंड यू नो वेरी वेल, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। वी लेटर डिस्कस अबाउट दिस। यह है मिक्सचर, इसी को मिक्सचर कहा गया। अब हमारा डिस्कशन यहां पर होगा, हम आगे फिर आपको ले चल रहे हैं प्योर सब्सटेंस क्या है, उसी में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मोल कंसेप्ट एंड सो ऑन, ये सारी बातें आ जाएंगी, देखते चलिए। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, वेल डन। चलो आगे देखो बेटा, अब हम आपको बताने वाले हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में, और आगे ले चलते हैं। प्योर सब्सटेंस, जैसा कि प्योर सब्सटेंस का नाम लेते ही आप समझ जाना कि सर इसके कंपोनेंट फिक्स्ड होंगे। जब भी मैं बोलूँ ये प्योर सब्सटेंस है मीन्स कंपोनेंट फिक्स होंगे, तो यहाँ लिख दिया मैंने कंपोनेंट फिक्स्ड, आपको समझने के लिए। कंपोनेंट्स जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, वो नहीं चेंज होंगे बेटा, नॉट एट ऑल। अब हम इसे दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड करेंगे, जरा देखते चलिए कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आपका ये बेसिक फंडा क्लियर है तो IIT, JEE, नीट, IAS, IPS का कोई एग्जाम अगर आप देते हो तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, फिर आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी जी। तो जरा देखिए, एंटरटेन कीजिए। तो यहाँ पर बेटा अब हम लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट। तो प्योर सब्सटेंस को अब जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, कैटेगराइज कर रहा हूँ। आप देखते चलिएगा जरा सा। तो ये जो एलिमेंट में हमने बताया आप लोगों को, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा यहाँ पे, ये याद रखिएगा, ये एलिमेंट हो गया हमारा। अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड क्या होगा सर, मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं। कंपाउंड मॉलिक्यूल कहा जाता है, इसका प्रॉपर नाम यही होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप। अब हम आगे ले चलते हैं आपको। एलिमेंट केमिस्ट्री के अंदर किसे कहा जाता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, नेवर। हर वो चीज जो सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल की बनी हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। हर वो चीज दुनिया की जो एक ही तरह के पार्टिकल्स की बनी हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। सो वेयर देयर इज एलिमेंट इन केमिस्ट्री, यू मस्ट रिमेंबर it is only and only made up of similar kinds of particle. Where there is element, there is a similar kinds. Where there is element, there is a similar kinds. So elements का मतलब होता है made up of, वो substance जो made up of similar kinds of particle, similar kinds of particle उसकी बनी हो। क्लियर होगी, सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। और कंपाउंड जस्ट, अच्छा दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, दोनों का कंपोनेंट क्या होगा, फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। सो कंपाउंड्स में लिखेंगे हम कि मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, यू कैन से एनीथिंग। एग्जाम्पल चेक करते हैं। अब इसमें आपको O2 भी मिलेगा जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, आपको S8 भी मिलेगा जिसमें सिर्फ सल्फर के 8 एटम हैं,
देखते चलें आप। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि एटम्स मॉलिक्यूल्स भी आना चाहिए। मैंने 4p लिख दिया यहां पे, इसका मतलब फास्फोरस के 4 एटम मौजूद है यहां पे। मैंने Cu कॉपर लिख दिया, कॉपर के साथ यहां पे मैंने 5 लिख दिया, तो ये 5 कॉपर के एटम हो गए। बट यहां सिर्फ कॉपर है, यहां सिर्फ फास्फोरस है, यहां सिर्फ सल्फर है, यहां सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ऐसे सब्सटेंस को आप केमिस्ट्री की दुनिया में क्या कहेंगे कि दे आर एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। अब इसमें मैंने 2 चीजें दिखाई हैं, जरा देखिएगा। एक बार मैंने मॉलिक्यूल बोला था और एक बार एटम बोला था। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, सल्फर के मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये एटम है। तो एटम और मॉलिक्यूल को पहचानने का क्या ट्रिक है मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। 2 मिनट रुक जाइए, पहले यहाँ आ जाइए। मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जब जानना होता है तो हमें ये दिखाना होगा कि उसके एक प्रॉपर रेशियो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस के बने होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिखने वाले हैं HCl, यहाँ हम लिखने वाले हैं CH4, यहाँ हम लिखने वाले हैं H2O। क्लियर हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप यहां पर आ जाइए, जरा देख के बताइए। तो 1 HCl मॉलिक्यूल, 1 CH4 और 1 H2O बनाने के लिए हमें डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी कि नहीं, डिफरेंट पार्टिकल्स की जरूरत पड़ी कि नहीं। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का पार्टिकल है और यहाँ पे 1 क्लोरीन का पार्टिकल है, यहाँ 1 कार्बन का पार्टिकल है और 4 हाइड्रोजन का पार्टिकल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का पार्टिकल है और 1 ऑक्सीजन का पार्टिकल है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड, बट दे आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। समझ में आ गई बात? इसलिए प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट उसे कहेंगे जो सिमिलर काइंड्स की बनी हो, उसे हम एलिमेंटल पार्टिकल बोलेंगे या सब्सटेंस कहेंगे, और कंपाउंड उसे बोलेंगे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स की बनी हो। क्लियर हो गया? अब हमारा डिस्कशन थोड़ा और आगे चलने जा रहा है बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा। इस एलिमेंट को मैं आगे ले चलता हूँ, लेकिन उस एलिमेंट को समझने से पहले मैं एक टर्म आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल, एलिमेंट, मॉलिक्यूल कितने तरह के होते हैं और मॉलिक्यूल कहते किसको हैं, पहले मैं वो समझाना चाह रहा हूं आपको। तो जरा देखिए, मॉलिक्यूल, अब सुनिए, ये एक नई बात आ गई पूरी केमिस्ट्री के अंदर। मॉलिक्यूल उसे आप कहेंगे जिसमें 2 चीजें हों, एक केमिकल बॉन्डिंग, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली बॉन्डेड हो, एक वो जो केमिकली बॉन्डेड के साथ साथ मोर देन 1 एटम हो। तो यहाँ पे कंडीशन हो गया कि मॉलिक्यूल उसे कहेंगे जिसके अंदर मोर देन 1 एटम हो और दे आर केमिकली बॉन्डेड हो। ये बात होनी चाहिए, मोर देन 1 एटम हो और केमिकली बॉन्डेड हो। अब ये मॉलिक्यूल जब आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, मजेदार पॉइंट्स बता रहा हूं। अब ये 2 तरह के हो जाएंगे, ठीक है? कैसे सर 2 तरह के हो जाएंगे? अगर ये मोर देन 1 एटम सिमिलर हो जाएं, सिमिलर काइंड्स के हो जाएं और केमिकली बॉन्डेड हों, तो ऐसे को हम केमिस्ट्री में एक नया नाम देते हैं, एंड दैट इज नोन एज एलिमेंटल मॉलिक्यूल। ओके सर, उसको हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहेंगे। एलिमेंटल का मतलब सिमिलर काइंड्स और मॉलिक्यूल का मतलब मोर देन 1 एटम एंड केमिकली बॉन्डेड। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूल का मतलब मोर देन 1 एटम और केमिकली बॉन्डेड। क्लियर है? अभी मैं स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं आपको, आप टेंशन ना लें। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर आपके पास मोर देन 1 एटम वो डिसिमिलर हो, एक जैसे नहीं हो, डिसिमिलर काइंड्स के हों, तब आप क्या करेंगे? और वो केमिकली बॉन्डेड हों, तब आप क्या करेंगे? तो जरा गौर से देखिए, या ध्यान दीजिए आप। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? कंपाउंड मॉलिक्यूल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कंपाउंड मॉलिक्यूल इसे बोलेंगे। एम आई राइट? ध्यान से सुनिएगा इस बात को बेटे। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये लेक्चर हमारा सिर्फ 11th एंट्रेंस के लिए नहीं है, ये लेक्चर हमारा हर उस साइंस पढ़ने वाले बच्चे के लिए जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये सिर्फ 11th एंट्रेंस के बच्चे ही पढ़ेंगे, नहीं। आप इन्फॉर्मेशन देखिए, इन्फॉर्मेशन आपके लिए इफेक्टिव है तो आप इसे याद करें, समझें। ये मैटर है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या +2 में है, डजंट मैटर। क्या आपको आती है ये चीज़ प्रॉपर्ली, देन इट्स गुड। तो ये याद रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 2 बातें हम लोगों को याद रखना बहुत अच्छे से। एक तो ये वाली बात सिमिलर, और एक ये वाली बात
ये वाली बात हमको भूलना नहीं है डियर स्टूडेंट। क्लियर हो गया? एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ में आ गया, जो सिमिलर काइंड्स, इसका मतलब एलिमेंटल। अब मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर दो बातें होना हमेशा नेसेसरी है, और एलिमेंट इसलिए नाम दिया कि वो सिमिलर है। वैसे ही यहाँ पर आपने कंपाउंड देख लिया और यहाँ पे मॉलिक्यूल देख लिया। मॉलिक्यूल इसलिए है कि ये दो बातें आ गई, कंपाउंड इसलिए है कि ये डिसिमिलर है। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल समझिए जरा सा। मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो देखिए मैं समझा रहा हूँ। मैं इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल वाटर लेना चाहूँगा और ये सारी बातें सेटिस्फाई कराना चाहूँगा। एलिमेंटल मॉलिक्यूल में आप के लिए हम ओजोन ले लेते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बनावट ये केमिकल बॉन्डिंग है, ऐसे है। आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे इसको। पहले आप जस्ट खाली देख लो इसको बस। आप कैसे स्ट्रक्चर बना ये मत देखो। इसको बॉन्ड कहते हैं, इसको भी बॉन्ड कहते हैं, और ये जो दिख रहा है ये एटम हो गए। तो मोर देन वन, एक से ज़्यादा एटम हो गया, और यहाँ पर ये केमिकल बॉन्ड हो गया, ये भी केमिकल बॉन्ड हो गए। तो एक से ज़्यादा एटम और केमिकल बॉन्ड अगर हो तो उसे हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहेंगे। इसलिए O3 यानी ओजोन जो है ये हमारा एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसलिए एलिमेंटल मॉलिक्यूल है कि सारे एलिमेंट्स सेम हैं। मोर देन वन एटम, जितने सारे एटम्स हैं वो सेम हैं और केमिकली बॉन्डेड है। तो जो टर्मिनोलॉजी है उस पर ध्यान देना है, मजा आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट टू द पॉइंट। अब मैं आपसे डिस्कस करूं वाटर का एग्जांपल लेकर के। देखो बेटा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के पास एक, तो इस तरीके से जुड़ता है H, और यहाँ पे ये H। ये बॉन्ड और क्या तरीका क्या बनाने का वो बाद में डिस्कशन होगा। यहाँ पे देखिए तो आप, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं पर वो डिफरेंट हैं, इसलिए इनको हम लोग कंपाउंड बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट है। और केमिकली बॉन्डेड इसलिए इनको मॉलिक्यूल कह रहे हैं, और मोर देन वन एटम है। तो फंडा क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंटल मॉलिक्यूल, और दूसरे को क्या बोलेंगे? कंपाउंड मॉलिक्यूल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं फिर से एलिमेंट्स को और एनलार्ज कर रहा हूँ और आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग जरा सा बोर्ड पे देखते हैं। चलिए क्या मैं इसे रब कर दूं? वेल चलिए देखिए, ये हमारा ओवर हुआ। अब आप आगे देखिए। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग देख ले, जरा सा गौर से देखिएगा बेटा, बढ़िया से। एलिमेंट्स को फर्दर मैं अब डिवाइड कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कैसे। एक को मैं बोलूँगा एटम, क्या मैं बोलने वाला हूँ? एटम। और एक को बोलने वाला हूँ एलिमेंटल मॉलिक्यूल, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। ये ध्यान में रखिएगा। एटम बोला जाता है कोई पार्टिकल है, वो सिमिलर काइंड्स की बनी हुई है। चलिए ये देखिए, छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हैं, कोई सब्सटेंस है ये। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो जो स्मॉलेस्ट टुकड़ा है वो ये है, एंड दिस इज कॉल्ड एटम। इसी के बहुत सारे नंबर मिलकर बने हैं। तो एटम कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, which cannot be further divided. It can take part in a chemical reaction. It can take part in a chemical reaction. ओके सर, ये शर्त है बेटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सर मुझे एटम कैसे पहचानना होगा? मैं कैसे पहचान लूँ कि ये एटम है? उसका ट्रिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप एटम पहचानने के लिए क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ पर मैंने H लिख दिया, यहाँ पर मैंने 2H लिख दिया, यहाँ H2 लिख दिया, यहाँ 3S लिख दिया, 8S लिख दिया, और 2S8 लिख दिया, 4P लिख दिया, 6Cu लिख दिया, 7N लिख दिया। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है? कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है? पहले आप सोच लीजिए, कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है? तो मैं आपको ट्रिक बता दूं।
ट्रिक समझिए, मज़ा आ जाएगा। 2 मिनट के अंदर आप बता देंगे, 2 सेकेंड के अंदर, मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। समझो कैसे, जिस एलिमेंट के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो, आगे कोई नंबर हो, उसे हम एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से, एटम। और जिस एलिमेंट के नीचे बेटा, नीचे ये नंबर लिखा हो m और आगे भी नंबर हो, बाय द वे 1 हो, 2 एंड सो ऑन, बट यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे हों, तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो इस नंबर के बदले में सिर्फ आपको मॉलिक्यूल बोलना होता है। तो अब आप बता दीजिए जल्दी से, हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं है तो ये एटम है, ये एटम है। यहाँ पर देखिए ये भी नीचे कुछ नहीं है तो ये भी एटम है। यहाँ नंबर आ गया, 1 से ज़्यादा हो गया, 2 आ गया तो ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है। यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है, एटम है, यहाँ भी कुछ नहीं है, एटम है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए अब हमने एक जनरल फार्मूला बना दिया है, वो क्या सुनिए। अब बोलने का तरीका भी तो मालूम होना चाहिए केमिस्ट्री में, तभी आप न्यूमेरिकल बना पाओगे मोल कंसेप्ट का बच्चों। तो बेटे जस्ट सी हियर, किस व्हाट इज द सिंबल ऑफ एटम, यहाँ पे आता है सिंबल ऑफ एटम। तो जो सिंबल ऑफ एटम होता है वो ये है, एक्स आगे n, और इसको हम क्या पढ़ेंगे आगे, नंबर प्लस नेम ऑफ एक्स, नेम ऑफ एक्स और प्लस क्या, एटम। क्लियर हो गया, नंबर, नेम ऑफ एक्स और एटम, नंबर, नंबर, नेम ऑफ एक्स और एटम। क्लियर हो गया। अब सुनिए आगे कैसे, इसके बदले में नंबर बोलिएगा, नेम ऑफ एक्स एलिमेंट का नाम बताइएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो आपको एटम शब्द अपने तरफ से ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4Fe, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, तो पहले ये नंबर आ गया, ये एलिमेंट आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 4 आयरन एटम, ऐसे बोलना है, ये बोलने का तरीका है। ठीक है, कम। अब एलिमेंटल मॉलिक्यूल की बात करते हैं आपसे। बेटा एलिमेंटल मॉलिक्यूल की अगर बात करते हो तो यहाँ पर इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये जान लीजिए, ये एलिमेंट x होगा, नीचे ये m आ गया, ऊपर आ गया n आ गया। m की जो वैल्यू होगी वो या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी एंड सो ऑन। और यहाँ जो वैल्यू है या तो ये 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। सुनिए आप हमारी, इसे बोलेंगे नंबर, ऐसे बोलेंगे नेम ऑफ एक्स, और इसे बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलने वाले हैं, मॉलिक्यूल। दिस इज मॉलिक्यूल एंड दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो 2 से ज़्यादा होने पे आप मॉलिक्यूल बोलोगे। अब जरा तरीका सीखो आप लोग। मैंने लिखा बेटा 3O2, 4P4, 2S8। जरा गौर से समझना, इसे आप कैसे पढ़ोगे, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप क्या समझे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आप सबको तरीका समझा रहा हूँ। इसके नीचे देखिए नंबर आ गया जो 1 नहीं है, अगर 1 होता तो वो एटम बन जाता। तो इसे आप बोलोगे 3, पहले ये नंबर लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 3, और उसके बाद इस एलिमेंट का नाम लिखना है ऑक्सीजन, इसके बदले में आपको ऐड कर देना है एटम। सो दिस इज 3 ऑक्सीजन एटम। ये हो जाएगा आपका 4 फॉस्फोरस एटम। क्लियर हो गया। ये हो जाएगा 2 सल्फर एटम। आई थिंक समझ गए होंगे आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा बेटा कि एटम नहीं होगा, सॉरी बेटा आई डिड मिस्टेक हियर, सॉरी। यहाँ पे इसके चलते आपको मॉलिक्यूल बोलना होगा, नॉट एटम। दिस इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एंड दिस इज मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। अब इसे हम एटम में बदलना चाह रहे हैं, देखिए कैसे। अब मैं आपसे पूछूंगा 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, इन 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। इफ देर इज ऑक्सीजन एटम, इफ द एटम विल कम, ऑफ कोर्स जो नंबर नीचे है वो नहीं रहेगा यहाँ पे। यानी ये जो नंबर आप देख रहे हो, अगर आप इसे एटम के फॉर्म में बदलोगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 6O। ये भी एटम के फॉर्म में बदलोगे तो ये हो जाएगा 16P। ये भी एटम के फॉर्म में बदलोगे तो हो जाएगा 16S।
अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे? वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इसको आपने पढ़ा था। यहाँ पे 4Fe नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 6O नीचे कुछ नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड 6 ऑक्सीजन एटम। आई थिंक आप समझ गए होंगे। दिस इज कॉल्ड 16 सल्फ फॉस्फोरस, पूरा लिखना है फॉस्फोरस एटम। नाउ इट इज एटम, एटम्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगा लीजिएगा। यहां पे 16 सल्फर क्या हो जाएगा बच्चों? एटम। तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। आपने एटम समझ लिया, आपने उसका सिंबल समझ लिया, आपने एलिमेंटल मॉलिक्यूल समझ लिया, आपने इसका सिंबल समझ लिया। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई हमारी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और आगे चलो, थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अगर एग्जाम में आ जाए कि आप इसे क्या पढ़ेंगे, C6H12O6, इसमें आप बताइए क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या हो सकता है इसके अंदर? तो बेटा इसके अंदर हम साफ साफ बोलेंगे कि ये जो ग्लूकोज है, इसमें पूछ रहे कि कार्बन के, पहली बात तो ये टोटल मॉलिक्यूल क्या है अपने आप में, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या ये एटम्स हैं या ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं या एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स हैं? एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ये आयंस हैं? तो आयंस में तो चार्ज होता है, तो ये तो हुआ ही नहीं। एटम के अंदर ये एक ही होना चाहिए, तो है नहीं। कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, यस, मोर देन वन एटम है, ये है। एलिमेंटल में एक ही तरह का एलिमेंट होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। सो द आंसर इज कंपाउंड मॉलिक्यूल। अब इस कंपाउंड मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है? तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एटम हो जाएंगे कार्बन के। अब आपसे पूछा गया हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे इन वन मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, इन वन कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। ऑक्सीजन के 6 एटम हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब यहीं पे एक छोटा सा सवाल और आ सकता है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0.5 H2O ले लिया, अब मुझसे पूछा गया कि हाइड्रोजन का एटम बताओ और ऑक्सीजन के एटम्स बताओ। एटम्स पूछा जा रहा है, तो एटम लाने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो नंबर है, एक्चुअली ये तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो है, ये आप जानते हैं क्या है, ये कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1, 0.5 इंटू 2, दिस इज कॉल्ड 1, तो 1 हाइड्रोजन एटम हो गया। यानी कि हाफ H2O मॉलिक्यूल में, H2O के कंपाउंड मॉलिक्यूल में H जो है वो 1 एटम हुआ, और ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ ही होगा, 0.5 इंटू 1, दिस इज कॉल्ड 0.5 एटम। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये इतना ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका ये एप्लीकेशन हो गया जो आपको समझना था। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको क्या पढ़ना है वो सुनिए। अब हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं एटम के बाद एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड मॉलिक्यूल के बारे में। अब मैं आपसे कंपाउंड मॉलिक्यूल का डिस्कशन करूंगा, वो जरा देखिए आप लोग। कंपाउंड मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब आ जाओ। बेटा अब मैं देखता हूं आगे। कंपाउंड मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये 2 तरह के होंगे, एक कोवैलेंट कंपाउंड और एक आयनिक कंपाउंड। एक का नाम है कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए 9th लेवल पर कोवैलेंट कंपाउंड उसको कहते हैं जो डिफरेंट नॉन मेटल के बने हो। 9th लेवल पे, 9th क्लास के लेवल पे जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बने हो, डिफरेंट नॉन मेटल। अगर एक NM है तो NM डैश ले लिया,
नहीं नॉन मेटल, जैसे HCl, H2O, HNO3, C6H12O6, ये सब नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल के बने हुए कंपाउंड्स, नॉन मेटल में मेनली कौन कौन सा आ जाएगा, ये जरा देख लें आप, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे लिखी हुई हूँ मेनली दे आर नॉन मेटल। इनसे जो भी कंपाउंड बनेगा वो नॉन मेटल है, ठीक है। और उसके बाद आता है आयनिक कंपाउंड बेटा, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कैटायन और उसके ऊपर चार्ज होता है प्लस, और एक को बोलते हैं एनायन, ठीक है, समझ में आ गया। और कैटायन और एनायन के मिलने से जो बनता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्लियर है। इसी कैटायन का दूसरा नाम है बेसिक रेडिकल, क्या नाम है, बेसिक रेडिकल, और इसी का नाम है एसिड रेडिकल। दो चीज़ें हो गई, बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल। अब हम आपसे आगे डिस्कस करने चल रहे हैं, अब हम आपसे आगे बात करने जा रहे हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये खास तौर से मैं डिस्कस करूंगा। तो बेटा यहाँ पे एक टर्म आया है कैटायन और एनायन, या बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल, ये क्या होता है, इसी को हम पढ़ेंगे एक नाम में, दैट इज कॉल्ड आयंस, या ध्यान से सुनिएगा रेडिकल्स, रेडिकल्स, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा आयंस एंड रेडिकल्स। ये टर्म केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप सीखिए आयंस और रेडिकल्स किसे कहा जाता है, जानिए अच्छे से। चलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको व्हाट इज आयंस, इसी का सेकेंड नाम है रेडिकल्स, इसे हिंदी में मूलक कहते हैं, मूलक, है ना, यस। अब आ जाइए आप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट इज आयंस एंड रेडिकल्स, लिसन केयरफुली। बेटे जिस तरीके से हमारा चेहरा, आपका चेहरा, मेरा चेहरा डिफरेंट है, क्यों, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों बनाया है, मालूम है आपको, यस, इसलिए बनाया है ताकि हम बाहर पहचाने जा सकें, सिंपल सी बात है। और वक्त के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं कि 5 ईयर्स और 30 ईयर्स के बाद आप उन्हें देखें, मतलब 1 साल 2 साल के अंदर चेहरा बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होता, या 4 साल 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो इस चेहरे से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी 1-2 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर नहीं चेंज होने जा रही है, बात समझिएगा। तो फेस जो वैल्यू होती है, फेस जो होती है, उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं, उनको कैसे पहचानिएगा। उस केमिकल्स में भी कई तरह के केमिकल्स हैं, तो उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो आयनिक होते हैं, आयंस के बने होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, या सॉलिड के फॉर्म में होंगे, ज़मीन के अंदर होंगे, पहाड़ों में होंगे, खाने पीने की चीज़ों में होते हैं। तो उन्हें कैसे डिटेक्ट कीजिएगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए, अब जैसे सोडियम Na+ है, तो Na+ जिसके साथ भी जुड़ेगा वो Na+ के फॉर्म में जुड़ेगा, जैसे Na+ और Cl- NaCl हो गया। वही Na+ सल्फेट के साथ जुड़ जाए SO4- 2 के साथ, तो अपना Na+ वाला कैरेक्टर लॉस नहीं करेगा, वो मेंटेन रखेगा, तो वो Na+ के नाम से ही जाना जाएगा। कहीं पे भी आपसे बोला जाए फला चीज में सल्फेट है, तो फौरन आपको क्लिक करना है कि ओके सर SO4 के ऊपर 2 माइनस है, मैंने कहा क्लोराइड है तो Cl के ऊपर माइनस है, समझ रहे हैं हमारी बात। इसे ही हम आयंस और रेडिकल्स कहते हैं। सो आयंस और रेडिकल्स क्या होता है, जरा सुनिए फिर से। एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, हैविंग, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ओवर इट, चार्ज over it and retain their properties, retain their properties, ठीक है बेटा, properties called ions और रेडिकल्स, क्लियर है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, अब समझिए, अभी और मजे लीजिए आप, अभी और बात समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, ये हमारे पास एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस इज कॉल्ड चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड एटम। याद रखिएगा, ये सिंबल है एटम का,
दिस इज कॉल्ड सिंबल एंड दिस इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, और ये चार्ज और सिंबल मिल करके डियर स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड आयंस। इन्हें ही हम आयंस कहते हैं या इन्हें ही हम रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आपने प्लस और माइनस दोनों लिख दिया है, तो बेटा इसीलिए तो आयंस या रेडिकल्स दो तरह के हो जाते हैं। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा उसे कैटायन बोलेंगे, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगी उसे एनायन बोलेंगे। राइट, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब एक मिनट रुक जाओ, इसमें सिर्फ सिंगल एटम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने लिख दिया यहाँ पे Na+ लिख दिया, यहाँ पे तुमने H+ लिख दिया, यहाँ पे Cl+ भी हो सकता है, यहाँ पे Cu2+ हो सकता है, यहाँ पे Fe2+ हो सकता है, तो दे आर कॉल्ड कैटायंस। क्लियर हुआ, वेल डन। यस, ध्यान में रखिएगा इनको छोड़ करके बाकी सब कैटायंस हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यस, अब सुनिए आगे मैं बताऊंगा H+ को मैंने क्यों मिटा दिया, मैं बताऊंगा आपको। अब आइए आगे, यहाँ पर ये X है, जब मेरा पूरा वीडियो देखिएगा सब क्लियर हो जाएगा। X है और यहाँ पर अब मैं जो दूसरा बताने जा रहा हूँ वो सुनिए जरा से। यहाँ X भी है और यहाँ कुछ नंबर ले लिया, और ये Y है, यहाँ भी कुछ नंबर ले लिए, और यहाँ पर अब मैंने कुछ प्लस और कुछ माइनस लगा दिए। बेटा दिस इज कॉल्ड अगेन चार्ज, और बेटा दिस इज कॉल्ड मोर देन वन एटम हो गया। पढ़ा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, तो इसे हम फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूला। और इनको मिला करके एक साथ क्या बोला जाता है पता है, आयंस और रेडिकल्स। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड कैटायन, नाउ दिस इज कॉल्ड एनायन। क्लियर हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ एटम्स NH4+, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज आ गया, कैटायन हो गया, या CO3 2- ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए, चार्ज आ गया। क्लियर है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। तो बेटा ये हुआ। अब और सुनिए कमाल की बात, ये तो छोटी सी बात हो गई, अब मैं और आगे ले चलता हूँ। व्हाट इज कैटायन एंड व्हाट इज एनायन, ये कैसे बनते हैं ये देखते हैं हम लोग। नोट कीजिए। चलो बेटा आगे देखो। अब हम बात करने वाले हैं आपसे, गौर से देखिएगा कि आयंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। आयंस के टाइप्स, इनके टाइप्स या रेडिकल्स के टाइप्स, तो ये दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कैटायन और एक को हम बोलते हैं एनायन। क्लियर है? यस, याद रखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लें व्हाट इज कैटायन। कैटायन क्या होता है बेटा, गौर से देखोगे। ऐसा केमिकल स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सपोज n इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया तो उसके ऊपर n+ चार्ज डेवलप होगा एंड दिस इज नोन एज कैटायन। क्लियर हो गया। सपोज सोडियम है आपके पास, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 और 1 होता है। ये लॉस करके स्टेबल हो जाएगा और इसके ऊपर 1+ आ गया क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया एंड देन इट बिकम्स 2, 8। आप मैग्नीशियम ले लो, 2 और 8 और 2 इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जब रिएक्शन करेगा ये तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ठीक है बेटा, और ये Mg2+ बना और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो दिस इज नोन एज कैटायन। क्लियर हो गया। अब आपसे बात करूं, सर कैटायन की पहचान क्या है, हाउ टू प्रेडिक्ट द कैटायन, प्रेडिक्ट द कैटायन बाय नेम। कैटायंस बाय नेम, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नाम से आप कैसे पहचान लोगे।
हाँ देखिए आप, यस, जिसके नाम के लास्ट में जो सफिक्स जो होता है, अगर आपका सफिक्स के नाम के लास्ट में यानी सफिक्स के जगह पे ईएम आ रहा हो, या सफिक्स के नाम पे अस आ रहा हो, या सफिक्स के नाम पे इक आ रहा हो, उसे हम बोलेंगे कि वो केटायंस हैं। और इन्हीं केटायंस का दूसरा नाम कहलाता है केमिस्ट्री के दुनिया में बेसिक रेडिकल। दे आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल। इन्हीं को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। सर व्हाई दे आर नोन एज बेसिक रेडिकल? बिकॉज ऑल बेसिक radicals are obtained from, ठीक है, समझ में आ गया, बेस। कहाँ से ऑब्टेंड होंगे? बेस से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गौर से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा Na+, तो ये बेस से कैसे हुआ? इसमें OH माइनस जोड़ दीजिए, ये NaOH बन जाएगा। और जिसमें OH माइनस होता है उसे बेस बोलते हैं, तो ये बेस हो गया हमारा। क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे सर Mg+2 कैसे हो गया? तो बेटा ये OH माइनस है, आप कुछ करें ही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज MgOH होल ट्वाइस एंड दिस इज अगेन बेस। When you dissolve in water, this will give you OH minus ion. Well, so please, that's why they are known as basic radicals. So all those cations which are supposed to be a basic radical because they are obtained from base. तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी। तो अभी सिर्फ आप केटायन समझ रहे थे, अब आप एनायन समझिए। क्या मैं मिटा दूँ इसे? यस, चलिए आगे देखते हैं। बेटे एनायंस की बात अब मैं कर रहा हूं आपसे, जरा उसे गौर से देखिए। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा, एंड दैट इज योर नथिंग बट एनायन। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो एनायन है हमारा, वो समझिएगा जरा सा। जब कोई केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे, सर क्यों गेन करेगा? क्या जरूरत पड़ गई गेन करने की? कोई भी केमिकल स्पीसीज क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, याद रखिएगा, ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले या डुएट पूरा कर ले। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हम n- लिखेंगे। चार्ज हमेशा नंबर लिखने के बाद लिखा जाता है, ये याद रखिएगा, -n मत लिखिएगा। बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा जाता है बट रॉन्ग। जैसे यहाँ देखिए बेटे, आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। आपके पास फ्लोरीन है 2 और 7, आपके पास नाइट्रोजन है 2 और 5। इनको 8 होने के लिए, यहाँ पे 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, एंड दैट्स वाई इट बिकम्स 2-। अब ये 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। इनको 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये F के ऊपर 1-। इनको होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये N के ऊपर 3- हो गया। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब आप चलिए इनको पहचानिएगा कैसे। हाउ टू प्रेडिक्ट द एनायन बाय देयर नेम, बाय देयर नेम। फिर वही बात, इनके भी नाम के लास्ट में दैट इज कॉल्ड सफिक्स जो होगा वो या तो आइड होगा या फिर आइट होगा या फिर एट होगा। अगर ये नाम आ रहा है तो दे आर कॉल्ड एनायंस, या इन्हीं का दूसरा नाम फिर हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, मैं बताऊंगा आइड, आइट और एट कब बोलते हैं, एक एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी। तो एसिड रेडिकल्स इसलिए बोला गया कि दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एसिड्स। कैसे? मैं अभी दिखा रहा हूं। ऑब्टेन फ्रॉम एसिड्स। सपोज मैंने लिखा क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड Cl के ऊपर 1-। मैंने लिखा सल्फेट, दिस इज कॉल्ड SO4 के ऊपर 2-। क्लियर है? जरा गौर से समझना बेटे।
इसके नाम के लास्ट में आइड, इसके नाम के लास्ट में एट आ गया। कब आएगा वो बात की बात है, मैंने पहचानने के लिए कहा था कि अगर आइड है और एट है तो हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो बी स्मार्ट। अब इस Cl माइनस जो है इसमें आप कुछ मत कीजिए, H प्लस जोड़ दीजिए। याद रहे किसी भी केमिकल फार्मूला में, इन एनी केमिकल फार्मूला जो पहले लिखा जाता है, जो लेफ्ट में रहता है सबसे पहले, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो राइट साइड में होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब यहाँ लिखा जाएगा तो H प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H प्लस ऐसे लिख के और Cl माइनस ऐसे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये Cl बन जाएगा। और HCl इज एसिड, ये एसिड है, तो एसिड ने क्या दिया, Cl माइनस दिया, दैट्स वाई इट इज नोन एज एसिड रेडिकल। क्लियर हुआ। सल्फेट में फिर H प्लस जोड़ो तो ये H प्लस है और ये तुम्हारा सल्फेट माइनस 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड इट बिकम्स H2SO4। दैट्स वाई ये भी हमारा एसिड है, क्योंकि इसको पानी में डालोगे तो ये भी H प्लस देगा। तो आई थिंक ये सारी बात आपको अब क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोगों ने सीख लिया कि बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल होता क्या है। कल हम आपको इसका लिस्ट बताएंगे, अगले लेक्चर में एसिड और बेसिक रेडिकल का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।